पाठ 2 वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी। ध्वनि तथा वर्ण। मौखिक भाषा का आधार मनुष्य के मुख से उच्चारित ध्वनियां होती हैं तथा लिखित भाषा में इन्हीं ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह बना लिए जाते हैं जिन्हें लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। अतः यदि वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप है तो ध्वनि उस वर्ण का उच्चारित रूप। हर भाषा में ये ध्वनियां दो तरह की होती हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन ध्वनियां। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकल जाती है। स्वरों के उदाहरण हैं अ, आ, ई, उ, ऊ आदि। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में रुकावट या अवरोध पैदा होता है। इसके अलावा व्यंजन की एक विशेषता यह भी है कि जब भी किसी व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, हमेशा किसी न किसी स्वर की सहायता से ही होता है। वर्णमाला। लिखित चिन्हों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला। स्वर वर्ण अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अनुस्वार अंग, विसर्ग अह, आगत स्वर औ, अनुनासिक अं, आ, ई, उ, ए, उ, औ। व्यंजन वर्ण क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, स, ह। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। आगत व्यंजन ज, फ। मात्रा चिन्ह। हमारी वर्णमाला में स्वर ध्वनियों के लिए दो तरह के वर्ण बनाए गए। स्वतंत्र रूप से उच्चारित स्वरों के लिए अलग वर्ण तथा व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के लिए अलग वर्ण। व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाने वाले स्वर वर्णों को मात्रा चिन्ह कहा जाता है। चूंकि अ स्वर हिंदी के प्रत्येक व्यंजन वर्ण में मिला हुआ है, अतः अ स्वर को मिलाकर लिखे जाने वाला वर्ण नहीं बनाया गया। मात्रा चिन्हों को व्यंजनों के साथ कहाँ तथा कैसे मिलाया जाता है, इससे संबंधित नियमों को आप छोटी कक्षाओं में सीख चुके हैं। अतः यदि आपको किसी शब्द में स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में करना है तो आप उसे सेट 1 के स्वर वर्णों से लिखेंगे तथा यदि व्यंजन के साथ मिलाकर करना है तो सेट 2 के स्वर वर्ण के साथ, जैसे अमर, आग, इत्र, ईख, उधार, ऊन, ऋषि, एक, ऐनक, ओस, औरत आदि। सेट 1 के वर्ण तथा पल, पान, पिन, दीन, पुल, मूली, मृग, केक, पैसा, चोर, मौका आदि। सेट 2 के वर्णों के साथ मिलाकर। महत्वपूर्ण ध्वनियां और उनके वर्ण। री स्वर। हिंदी तक आते आते स्वर के रूप में इसका उच्चारण समाप्त हो गया। हिंदी भाषा भाषी इसका उच्चारण व्यंजन र जमा स्वर ई री के रूप में करने लगे हैं। इस तरह हिंदी में रिक्त तथा ऋचा शब्दों की पहली ध्वनि के उच्चारण में कोई अंतर नहीं रह गया है, पर संस्कृत के री स्वर वाले जो शब्द हिंदी में आ गए हैं, उनका लेखन आज भी संस्कृत की ही भांति री वर्ण से ही किया जाता है, जैसे ऋतु, ऋषि, मृग, दृश्य आदि। अनुनासिक। संस्कृत से हिंदी को जो स्वर ध्वनियां मिली थीं, वे निर्नुनासिक नॉन नेजल या मौखिक थीं, अर्थात उनके बोलने में हवा केवल मुख से ही बाहर निकलती थी। हिंदी में आकर सभी स्वरों का उच्चारण मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा बाहर निकालकर किया जाने लगा। इस तरह हिंदी में 2 तरह के स्वर हो गए, निर्नुनासिक स्वर तथा नासिकीकृत स्वर। नासिकीकृत स्वरों को ही अनुनासिक कहा गया। अनुनासिक शब्द की रचना 2 शब्दों से मिलकर हुई है, अनु तथा नासिक। अनु का अर्थ है
अनुगमन करना या पीछे पीछे चलना तथा नासिक शब्द का अर्थ है नासिका या नाक। इस तरह स्वरों का उच्चारण करते समय जब हवा मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से होकर बाहर निकलती है तो वे स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। अतः अनुनासिक वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। चूंकि अनुनासिकों का विकास हिंदी में हुआ था, इसलिए इनको लिखकर व्यक्त करने के लिए दो चिन्ह बनाए गए, चंद्र बिंदु तथा बिंदु। ध्यान रखिए, बिंदु तथा चंद्र बिंदु लगाने के नियम। अनुनासिक रूप: जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली है, अर्थात मात्रा चिन्ह का कोई अंश नहीं है, उनके ऊपर अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु लगाया जाएगा, जैसे गांव, आंख, चांद, भांग, पूंछ, मूंछ आदि। जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा का कोई अंश है तो उस वर्ण के ऊपर बिंदु लगाया जाएगा, जैसे गोंद, चोंच, केंचुली, 34, मैं आदि। अनुस्वार: यदि अनुनासिक एक नासिकीकृत स्वर है तो अनुस्वार एक नासिक्य व्यंजन है। इसके लिए भी बिंदु चिन्ह बनाया गया है। वर्णमाला में इसे अ स्वर के ऊपर बिंदु लगाकर अंक के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन यह व्यंजन अन्य व्यंजनों की तरह स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होता। इसका उच्चारण इस बात पर निर्भर करता है कि शब्द में यह कहाँ आ रहा है। यह शब्द में दो स्थानों पर आ सकता है। शब्द के अंत में। जब भी अनुस्वार शब्द के अंत में आता है, हमेशा म के रूप में उच्चारित किया जाता है, जैसे स्वयं, स्वयं, अहम, अहम, पुस्तकम, पुस्तकम आदि। शब्द के बीच में अनुस्वार जिस व्यंजन के पहले आता है, उसी व्यंजन के वर्ग के नासिक्य के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है, जैसे क वर्ग के समस्त व्यंजनों के पहले इसका उच्चारण अंगा के रूप में, च वर्ग के व्यंजनों के पहले इया के रूप में, ट वर्ग के व्यंजनों के पहले ण के रूप में, त वर्ग के व्यंजनों के पहले न के रूप में तथा प वर्ग के व्यंजनों के पहले म के रूप में किया जाता है। देखिए निम्नलिखित उदाहरण: गंगा, चंचल, कंठी, चंदा, चंपक, पंकज, पंजाब, भिंडी, संतरा, लंबा। विसर्ग: संस्कृत में ह का उच्चारण दो तरह से होता था। एक तरह के उच्चारण के लिए ह चिन्ह बनाया गया था तथा दूसरे के लिए विसर्ग। हिंदी में विसर्ग का उच्चारण समाप्त हो चुका है। इसे भी सब लोग ह के रूप में ही बोलते हैं, पर विसर्ग युक्त संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आ गए हैं, उनका लेखन संस्कृत की ही तरह विसर्ग लगाकर किया जाता है, जैसे प्रायः, प्रातः, अतः, स्वतः, गतिः आदि। पर हिंदी में उच्चारण के स्तर पर प्रातः तथा सुबह की अंतिम व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में कोई अंतर नहीं रह गया है। आगत ध्वनियां तथा उनके वर्ण। आगत शब्द का अर्थ होता है आई हुई, अर्थात आगत ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जो हिंदी में अन्य भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि के शब्द आ जाने के कारण आ गई हैं। इनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों ही प्रकार की ध्वनियां हैं। चूंकि ये ध्वनियां पहले से हिंदी में नहीं थीं, अतः इनके लिए नए वर्ण भी बना लिए गए हैं। ये ध्वनियां और इनके लिए विकसित वर्ण इस प्रकार हैं: आगत स्वर अ, उदाहरण पॉकेट, डॉक्टर, कॉफी, ऑर्डर, ऑफिस आदि। आगत व्यंजन ज, फ। हिंदी की वर्तनी या लेखन व्यवस्था। हिंदी वर्तनी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: हिंदी की वर्तनी में समस्त व्यंजनों एवं स्वरों को मिलाकर उसी तरह लिखा जाता है जिस तरह से मिलाकर उच्चारण किया जाता है। इसीलिए मिलाकर लिखे जाने के लिए स्वर वर्णों के अलग चिन्ह विकसित किए गए हैं, जिन्हें मात्राएं कहा गया है। व्यंजनों को सभी मात्राओं के साथ इस प्रकार लिखा जाता है: प, पा, पी, पी, पू, पू, प्री, पे, पै, पो, पौ। त, ता, ती, ती, तु, तू, त्रि, ते, तै, तो, तौ आदि। संयुक्त व्यंजन।
शब्दों में जब दो व्यंजनों को मिलाकर एक साथ बोला जाता है तो उन्हें मिलाकर लिखा भी जाता है, जैसे बच्चा, पक्का, मिट्टी, गन्ना आदि। संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर लिखे जाने के नियम व्यंजन वर्णों की आकृति को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। नियम 1, जिन व्यंजन वर्णों के मध्य में पूरी खड़ी पाई जैसे क, फ, फ आदि आती है, उनको अन्य व्यंजनों के साथ मिलाते समय खड़ी पाई के बाद आने वाले अंश को सीधी छोटी रेखा के रूप में कर दिया जाता है तथा शेष वर्ण को अगले वर्ण के साथ मिलाकर लिख दिया जाता है, जैसे क, क, फ, 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 फ आदि। देखिए उदाहरण, क्या, वाक्य, इक्का, मक्खन, हफ्ता, दफ्तर, कोफ्ता आदि। नियम 2, जिन व्यंजन वर्णों में खड़ी पाई अंत में आती है जैसे ख, ग, घ, च, ज, झ, ण, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, स, श, श, उनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है तथा बचे हुए वर्ण को अगले वर्ण से जोड़ दिया जाता है, जैसे न, न, ल, ल आदि। देखिए उदाहरण, दिल्ली, त्याग, तपस्या, पत्ता, रास्ता, दिव्य आदि। नियम 3, गोलाकार व्यंजन वर्णों जैसे छ, ट, ठ, ड, ढ, द तथा ह को अन्य व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखते समय गोलाकार व्यंजन वर्णों के नीचे हलंत लगा दिया जाता है, जैसे अड्डा, गद्दा, मिट्टी, विद्या, चिन्ह, ब्रह्म आदि। र व्यंजन के संयुक्त रूप। र व्यंजन को लिखकर व्यक्त करने के लिए 3 चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं, र, रेफ तथा पदेन, जो 3 भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए हैं। ये 3 स्थितियां इस प्रकार हैं। र जमा स्वर। यदि र व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे हमेशा र वर्ण से ही लिखा जाता है, जैसे राजा, र जमा आ जमा ज जमा आ। रुपया, र जमा उ जमा प जमा अ जमा य जमा आ। रोग, र जमा ओ जमा ग जमा अ। रेत, र जमा ए जमा त जमा अ आदि। र जमा व्यंजन। यदि र व्यंजन किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे दूसरे वर्ण से लिखा जाता है। इस वर्ण को रेफ कहते हैं। यह हमेशा उस व्यंजन की शिरोरेखा के ऊपर लगता है जिस व्यंजन के साथ र मिलाकर बोला जाता है, जैसे धर्म, ध जमा अ जमा र जमा म जमा अ। कर्म, क जमा अ जमा र जमा म जमा अ। दर्द, द जमा अ जमा र जमा द जमा अ आदि। व्यंजन जमा र। यदि कोई अन्य व्यंजन र के साथ मिलाकर बोला जाता है तो र ध्वनि को तीसरे वर्ण से लिखा जाता है। इस चिन्ह को पदेन कहते हैं और इसे खड़ी पाई वाले व्यंजनों में खड़ी पाई के निचले भाग में हुक की तरह लगाया जाता है तथा गोलाकार व्यंजनों में हल चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण क जमा र जमा अ, क्र, प जमा र जमा अ, प्र, भ जमा र जमा अ, भ्र आदि, जैसे क्रय, प्राण, प्रताप, भ्रम आदि। द तथा ह में भी नीचे का भाग खड़ी पाई का अंश है, अतः द जमा र जमा अ तथा ह जमा र जमा अ को भी द्र तथा ह्र के रूप में लिखा जाता है। खड़ी पाई वाला व्यंजन श जमा र जिस तरह संस्कृत में लिखा जाता था उसी तरह लिखा जाता है। संस्कृत में श ध्वनि के लिए 2 वर्ण बनाए गए थे, श तथा श। श जमा र अर्थात री के लिए श वर्ण तथा श जमा अन्य व्यंजन के लिए श वर्ण, अतः श जमा र जमा अ श्र के रूप में तथा श जमा री श्रीरी के रूप में लिखा जाता है।
जैसे परिश्रम, आश्रय, श्रीमती, श्रृंगार, श्रृगाल आदि। गोलाकार व्यंजन ट अथवा ड जमा र, इन दोनों व्यंजनों में पदेन चिन्ह हल चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे राष्ट्र, ट्रक, ट्रेन, ड्रम, ड्रिंक आदि। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र, दो या दो से अधिक व्यंजन जब एक साथ मिलाकर उच्चारित किए जाते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे बच्चा, पक्का शब्दों में च तथा क संयुक्त व्यंजन है। संस्कृत में ऐसे ही 3 संयुक्त व्यंजनों के लिए 4 अलग वर्ण बना लिए गए हैं। हिंदी की परंपरागत वर्णमाला में इनको अंत में दिखाया जाता है। ये वर्ण है क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र। क्ष वर्ण, यह वर्ण क जमा श जमा अ ध्वनियों का संयुक्त रूप है। इसके उदाहरण हैं शिक्षा, दीक्षा, यक्ष, दक्ष आदि। त्र वर्ण, यह त जमा र जमा अ ध्वनियों का संयुक्त रूप है। इसके उदाहरण हैं इत्र, पुत्र, मित्र, यात्रा आदि। मानक वर्तनी के अनुसार इसे त्र के रूप में लिखा जाता है, जैसे यात्रा, मित्र आदि। ज्ञ वर्ण, यह ज जमा इया जमा अ ध्वनियों का संयुक्त रूप है। इसके उदाहरण हैं आज्ञा, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान आदि। हिंदी में इसका उच्चारण ज्ञ ग जमा य के रूप में होने लगा है। श्र वर्ण, यह श जमा र जमा अ ध्वनियों का संयुक्त रूप है। इसके उदाहरण हैं श्रम, परिश्रम, आश्रम, श्रमिक आदि। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां तथा उनका शोधन, स्वर एवं उनकी मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां। अद्वितीय, अद्वितीय। आयु, आयु। कवि, कवि। नदियां, नदियां। बीमार, बीमार। साधु, साधु। दयालु, दयालु। अत्याधिक, अत्यधिक। आशीर्वाद, आशीर्वाद। गुरु, गुरु। पूज्य, पूज्य। श्रीमती, श्रीमती। चाहिए, चाहिए। मधु, मधु। आधीन, अधीन। उन्नति, उन्नति। दिवाली, दिवाली। परीक्षा, परीक्षा। शक्ति, शक्ति। नाराज, नाराज। अतिथि, अतिथि। रि तथा र की अशुद्धियां, ऋतु, ऋतु। कृपा, कृपा। श्रृंगार, श्रृंगार। ऋषि, ऋषि। ऋण, ऋण। घृणा, घृणा। ज्ञ तथा ज्ञ की अशुद्धियां, योग्य, योग्य। विज्ञान, विज्ञान। यज्ञ, यज्ञ। श, श, स की अशुद्धियां, देश, देश। प्रसाद, प्रसाद। शासन, शासन। पुष्प, पुष्प। नमस्कार, नमस्कार। भविष्य, भविष्य। अनुस्वार तथा अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां, गांव, गांव। चांद, चांद। आंधी, आंधी। कांच, कांच। आंधी, आंधी। पांचवा, पांचवा। वर्ण विच्छेद, शब्द के स्वर तथा व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके दिखाने को ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। देखिए कुछ उदाहरण। शब्द वर्ण विच्छेद। कमल, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। लड़का, ल जमा अ जमा ड़ जमा अ जमा क जमा आ। बोतल, ब जमा ओ जमा त जमा अ जमा ल जमा अ। गाजर, ग जमा आ जमा ज जमा अ जमा र जमा अ। रोगी, र जमा ओ जमा ग जमा ई। किताब, क जमा ई जमा त जमा आ जमा ब जमा अ। पैसा, प जमा ए जमा स जमा आ। रुपया, र जमा उ जमा प जमा अ जमा य जमा आ। रिक्शा, र जमा ई जमा क जमा श जमा आ। बंदर,
ब जमा अ जमा अनुस्वार जमा द जमा अ जमा र जमा अ। प्रातः प जमा र जमा आ जमा त जमा अ जमा विसर्ग। आज्ञा आ जमा ज जमा इया जमा आ। श्रीमती श जमा र जमा ई जमा म जमा अ जमा त जमा ई। रक्षा र जमा अ जमा क जमा श जमा आ। विद्वान व जमा ई जमा द जमा व जमा आ जमा न जमा अ। मिट्टी म जमा ई जमा ट जमा ट जमा ई। सर्प स जमा अ जमा र जमा प जमा अ। प्रकाश प जमा र जमा अ जमा क जमा आ जमा श जमा अ। स्वस्थ स जमा व जमा अ जमा स जमा थ जमा अ। अप्सरा अ जमा प जमा स जमा अ जमा र जमा आ। अतः अ जमा त जमा अ जमा विसर्ग। चांदनी च जमा आ जमा द जमा अ जमा न जमा ई। गंगा ग जमा आ जमा अनुस्वार जमा ग जमा आ। दांत द जमा आ जमा त जमा अ। दृष्टि द जमा री जमा श जमा ट जमा ई। हमने सीखा स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है। व्यंजनों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में अवरोध होता है। इसीलिए हिंदी में स्वरों के दो तरह के वर्ण पाए जाते हैं। मिलाकर लिखे जाने वाले स्वर वर्णों को मात्राएं कहा जाता है। हिंदी में संस्कृत से आए हुए री स्वर का उच्चारण समाप्त हो चुका है। हिंदी में इसका उच्चारण री र जमा ई के रूप में किया जाता है। अनुनासिक अर्थात नासिक्य स्वर का विकास हिंदी में हुआ। अनुनासिक को लिखकर व्यक्त करने के लिए बिंदु तथा चंद्र बिंदु दो चिन्ह बनाए गए। जिन स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली होता है उन पर चंद्र बिंदु तथा जिनके ऊपर स्थान खाली नहीं होता है उन पर बिंदु लगाया जाता है। शब्द के मध्य में अनुस्वार का उच्चारण इसके आगे आने वाले व्यंजन के वर्ग के नासिक्य के रूप में किया जाता है तथा शब्द के अंत में हमेशा म के रूप में। अनुस्वार तथा अनुनासिक में अंतर यही है कि अनुनासिक एक नासिक्य स्वर है तथा अनुस्वार एक नासिक्य व्यंजन। विसर्ग भी एक व्यंजन है। हिंदी में इसका उच्चारण समाप्त हो गया है और इसे भी ह व्यंजन के रूप में ही बोला जाता है। हिंदी में र व्यंजन के उच्चारण की 3 स्थितियां मिलती हैं। र जमा स्वर, र जमा व्यंजन तथा व्यंजन जमा र। इन तीनों स्थितियों के लिए क्रमशः 3 अलग अलग वर्ण र, रेफ तथा पदेन बनाए गए हैं तथा तीनों वर्ण 3 भिन्न उच्चारण स्थितियों के लिए हैं। शब्द की रचना जिन वर्णों से हुई है उन वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है।